नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। दर्शकों, रबी की फसल का मौसम चल रहा है और हमारे किसान भाई बहन रबी की खेती की तैयारी में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ हम भी कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए खेती और किसानी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से भी अवगत कराते हैं, जिसका उपयोग करके हमारे किसान भाई बहन अपने अनाज की और भी ज़्यादा बढ़त सुनिश्चित कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी आय में भी बढ़ोतरी सुनिश्चित कर सकते हैं। दर्शकों, आज के इस क्रम में हम चर्चा करेंगे मेंथा की खेती के बारे में, पर आइए उससे पहले जानकारी लेते हैं कृषि समाचार और मंडी भाव के बारे में। किसान भाई और बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली वर्षगांठ मनाई गई। अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विशेष किसान मेला और मिलों पर गन्ना किसानों का 2400 करोड़ रुपए बकाया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना व्यापक एवं महत्वाकांक्षी है और इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री ने विगत दिनों इस योजना की पहली वर्षगांठ पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना पीएम किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन नई पहलों में से एक है जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को हर वर्ष 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50,850 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ 46 लाख से भी अधिक किसान परिवारों को पीएम किसान योजना के लाभ दिए गए हैं। इस योजना के दायरे में आए लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 14 करोड़ है। मंत्रालय ने साझा सेवा केंद्र के अलावा किसानों के नामांकन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो किसानों को उनके लाभ से संबंधित अनेक तरह की सुविधाएं तक उनकी पहुंच सुलभ कराता है। ICAR CISH लखनऊ जिले के मलिहाबाद, काकोरी और माल ब्लॉक के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बागवानी प्रौद्योगिकी पर एक विशिष्ट किसान मेले का आयोजन किया। इस किसान मेले में 35 से अधिक गांव के लगभग 550 किसानों ने भाग लिया। मेले में किसान न केवल नई तकनीक से रूबरू हुए, बल्कि उनके बीच स्व उत्पादित विभिन्न प्रकार की सब्जियों के प्रदर्शन के लिए एक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। मेले का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न सुविधाओं को देखा और विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा RKVI द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के माध्यम से स्थापित हाइड्रोपोनिक सिस्टम पर किए गए कार्यों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने जोर दिया कि बदलते युग के साथ किसान केवल एक ही फसल पर निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए एकीकृत खेती द्वारा अपनी आय को कई गुना बढ़ाना मूल मंत्र है। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का पिछले 2 चीनी सत्रों का 2400 करोड़ रुपए का बकाया है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पिछले महीने तक चीनी मिलों ने 2018-19 के चीनी सत्र का 84,700 करोड़ रुपए और 2017-18 का 84,900 करोड़ रुपए चुकाया था। अभी चीनी मिलों पर 2018-19 के चीनी सत्र का 2300 करोड़ रुपए और 2017-18 का 100 करोड़ रुपए का बकाया है। अधिकारी ने कहा कि गन्ना किसानों को भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। अधिकारी ने कहा कि मिलों को फरवरी 2020 तक 2018-19 के लिए 87,000 करोड़ रुपए और 2017-18 के सत्र के लिए 85,000 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान करना है। किसान भाइयों और बहनों, आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की मंडियों की ओर और जानते हैं अनाज व सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। सबसे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं का भाव आगरा में 2020 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2100 रुपए, बलिया में 2050 रुपए और बरेली में 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल का भाव आगरा में 2560 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2545 रुपए, बलिया में 2610 रुपए और बरेली में 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों का भाव आगरा में 4065 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 4060 रुपए, बलिया में 4200 रुपए और बरेली में 4000
11,230 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू का भाव आगरा में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,050 रुपए, बलिया में 1,100 रुपए और बरेली में 1,120 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। मौसम समाचारों के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक आप जानकारी ले मेंथा की खेती के संबंध में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी किसान भाइयों बहनों का कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मेंथा की खेती के बारे में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर राजीव कुमार दोहरे, प्राध्यापक नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों बहनों को मेंथा की खेती के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, ये जायद का समय चल रहा है और हमारे किसान भाइयों को जो जायद में तैयारी करनी है, तो मेंथा एक ऐसी फसल है जिसको हमारे किसान भाई उगा सकते हैं और उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेंथा जायद में तैयार होती है और जो इस तरह के क्षेत्र हों जहाँ पे पानी की उपलब्धता हो, हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि मेंथा की खेती करके वो अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ये अच्छी उत्पादकता वाली फसल है जो उनको आर्थिक लाभ प्रदान कर सकती है। तो सर, क्या मेंथा की खेती के लिए एक कोई उपयुक्त समय की आवश्यकता होती है? किस समय पर वो इस फसल को उगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल उपयुक्त समय है। किसान भाइयों को चाहिए कि बिल्कुल से मेंथा की फसल के लिए तैयारी पूरी कर ले और जो इसके सकर्स हैं वो उपलब्ध हो गए होंगे मार्केट में, बाजार में, वहाँ से लेके उसकी रोपाई कर सकते हैं और बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी कभी खेती में समय का विशेष ध्यान रखें और उपयुक्त समय पे उपयुक्त
फसल को अगर बोएंगे तो उनको लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। जी सर, मेंथा की खेती में किस किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों बहनों को कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो किसान भाइयों को चाहिए कि इस तरह की भूमि हो उनकी जहाँ पे पानी भरने की जगह ना हो, इस तरह का खेत हो, इस तरह का खेत का चुनाव करें। बलुई दोमट मिट्टी हो, इसका आप ले सकते हैं इसको, उसमें मेंथा की खेती करके। और हमारे भाई किसान भाइयों को चाहिए कि वो इसको बोके और इसको लगा के एक अच्छी उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे विशेष बात है, किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी फसल उगा रहे हैं उसमें समय का और प्रजातियों का, प्रजातियों आपके क्षेत्र के लिए कौन सी प्रजातियां संस्तुत की गई हैं उन प्रजातियों का ही चुनाव करें। और मेंथा में कुछ जो मुख्यतः प्रजातियां हैं वो मेंथा स्पाइकटा है, MS, जो जिसको देसी पुदीना के नाम से भी जानते हैं। हमारे किसान भाई जो भी इसको उगा रहे हैं, लखनऊ, बाराबंकी और जो इस तरह के क्षेत्र हैं जो सराउंडिंग एरिया में हैं, वो हमारे किसान भाई बहुत अच्छी तरह से मेंथा की खेती कर रहे हैं। बाराबंकी बहुत अच्छी उत्पादकता वाला जिला है। सबसे ज़्यादा किसान हमारे बाराबंकी क्षेत्र में मेंथा की खेती करके और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि प्रजातियों का चयन हमेशा जो संस्तुत प्रजातियां उन्हीं के हिसाब से करें। कोसी जो एक प्रजाति है, थोड़ा सा ये देर से रोपाई करने वाली प्रजाति है, बोई जाने वाली प्रजाति है, इसको हमारे किसान भाई ले सकते हैं। हिमालय गोमती एक प्रजाति है, इसको हमारे किसान भाई इसका भी चुनाव कर सकते हैं। और मेंथा प्रिपेट्रा ये कुकरेल प्रजाति है जो एक अच्छी प्रजाति है, जो हमारे किसान भाई इसको भी लेके और उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, जैसे आपने प्रजातियों की बात की, तो अगर हमारे किसान भाई बहन इन प्रजातियों को, जैसे इन पेड़ों को लेना चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसी खास जगह है जहां से ये इन प्रजातियों को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अगस्त में ही इसकी बुआई कर दी होगी और इसके जो सकर्स हैं, जो इसकी जड़ें हैं, अब बाजार में उपलब्ध हैं। तो हमेशा ये देखें किसान भाई कि कौन सा प्रगतिशील किसान है, उस प्रगतिशील किसान से संपर्क करें। और जो भी प्रगतिशील किसान होगा वो चाहे अच्छे कृषि विश्वविद्यालय से प्रजातियां निकाली गई हों या हमारे CDRI या सीमैप से विकसित की गई हों, सीमैप की प्रजातियां हैं, वहाँ से लेके जो बो रहे होंगे तो उन प्रजातियों का ही वो उनको खरीदें, उन्हीं को लगाएं अपने खेत में, जिससे कि अच्छी प्रजाति प्राप्त होगी तो अच्छा उत्पादन, अच्छा मुनाफा भी उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा उनको। तो सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले भूमि की बात करी थी, तो इसमें मेंथा की खेती में किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है? बलुई दोमट भूमि उपयुक्त होती है, जिसमें जल भराव ना हो, उचित जल निकास हो, क्योंकि मेंथा में हर 20 से 25 दिन पे पानी की जरूरत होती है। तो इसलिए हमारे किसान भाई, ऐसे किसान भाई जिनके पास पानी की उपयुक्त व्यवस्था हो, वही मेंथा की खेती करें। और मेंथा की खेती में अगर पानी आपके पास है तो आप बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, जैसे हम समय की बात करें तो जो मेंथा की खेती है उसमें समय का बहुत ही एक उपयोगी होता है समय। तो किस प्रकार से बदलते हुए मौसम के हिसाब से हम अपनी ये मेंथा की फसल को बचाए रख सकते हैं? बिल्कुल, मेंथा की जो फसल है ये उपयुक्त समय चल रहा है। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि ये फरवरी लास्ट तक या मार्च प्रथम तक इसकी रोपाई अवश्य कर लें, क्योंकि ज़्यादा देर से करने पर फिर आपकी जो खरीफ की फसल है वो आपको थोड़ा सा दिक्कत देगी, क्योंकि खरीफ में आप धान या धान उगा रहे होंगे, धान की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसलिए आप उसी हिसाब से पहले से करें। या कोई हमारे किसान भाई ऐसे होंगे जिनको हरी खाद के रूप में सनई या ढैंचा भी बो रहे होंगे, तो हमेशा अगर आप समय पे करेंगे तो आपका आगे आने वाली जो फसल है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। और आप जब समय पे बुआई करेंगे, समय पे रोपाई करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि समय का अवश्य ध्यान रखें। और जो भी हमारे सकर्स रोपाई करेंगे, तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि देखिए, अगर हम अपने किसी किसान से, अपने पड़ोसी किसान से, साथी किसान से हम अगर सकर्स ले रहे हैं तो उपचारित करके उसको ज़रूर रोपाई करें, जिससे बहुत सी जो बीमारियां हैं, बहुत से कीट हैं, वो आपके फसल पे आने से बच जाएंगे और आपको जो रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना पड़ रहा है उससे आप बचेंगे। क्योंकि वातावरण को देखते हुए हमारे किसान भाइयों को एक सलाह भी है मेरी तरफ से, और हमारी सरकार भी इसमें लगी हुई है कि आप एक तो अत्यधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो भी उपयुक्त मात्रा है, जो आप मृदा का परीक्षण करवा रहे होंगे, तो मृदा परीक्षण में जो संस्तुत किया गया होगा उसी के अनुसार देंगे। उससे न तो ज़्यादा देना है न कम देना है। ज़्यादा आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा ये रहता है कि हम अगर अत्यधिक नाइट्रोजन डाल देंगे तो फसल अच्छी तैयार होगी। ऐसा बिल्कुल से गलत है ये, और बिल्कुल किसान भाइयों को चाहिए कि बिल्कुल ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे आपकी ज़मीन भी खराब होगी
और फसल पे भी उसका कुप्रभाव पड़ेगा, दूसरा आपका वातावरण में, अपने स्वास्थ्य पे, सभी पे नुकसान होने वाला है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि मृदा परीक्षण में जो संस्तुत किया गया हो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या जो भी सूक्ष्म तत्व हैं उन्हीं के अनुसार प्रयोग करें। और इसमें चूंकि ये हमारी तेल की फसल है, इसमें हमें तेल प्राप्त होता है। हमारे किसान भाई पुदीना इसीलिए करते हैं क्योंकि बाजार में जब हम तेल इसको बेचने जाते हैं तो बहुत अच्छा हमें आमदनी प्राप्त होती है और इस समय बाजार में इसका रेट भी अच्छा है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है उसको 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। और उसके साथ साथ ध्यान ये रखना है किसान भाइयों, क्योंकि तिलहनी फसल में सल्फर की बहुत आवश्यकता होती है, तो 20 किलोग्राम सल्फर भी प्रति हेक्टेयर की दर से हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि मेंथा में प्रयोग करें। दूसरा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा तो जब आप सकर्स लगा रहे होंगे उसी समय लगा देंगे, और जो बाकी की मात्रा होगी वो जो पहली कटाई होगी, इसमें 2 कटाइयाँ होती हैं, तो पहली कटाई के बाद बाकी मात्रा जो नाइट्रोजन की है वो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि प्रयोग करेंगे। जी सर, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कीटों की बात करी, तो किस किस प्रकार के कीटों के लगने का डर बना रहता है? अगर लग चुके हों तो उन्हें बाकी की फसल से कैसे बचाया जा सके? देखिए, दीमक का असर ज़्यादा होता है, तो दीमक के नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि पहले तो ग्रीष्मकालीन जुताई करके वो हमारे खेत को हमेशा इस तरह से खरपतवार रहित बनाए रखें। जब भी खरपतवार आएंगे तो दीमक या अन्य कीट बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा फसल पे। तो अगर आप गर्मी की गहरी जुताई कर रहे हैं और गहरी जुताई करके आप छोड़ दे रहे हैं तो आपके बहुत से जो कीट और बीमारियां हैं वो नियंत्रित की जा सकती हैं। और दूसरा, अगर दीमक आ गई है तो इसमें 2.5 लीटर क्लोरोपाइरीफास नामक दवा है, वो प्रति हेक्टेयर की दर से हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इसका प्रयोग करेंगे। और इसका प्रयोग करेंगे जब सिंचाई आप करेंगे तो सिंचाई के साथ साथ इसको इस तरह से डालेंगे कि पूरे खेत में पहुंच जाएगी और दीमक का नियंत्रण हो सकता है। दूसरा, एक इसमें जो कीट आता है वो बालदार सुंडी एक कीट है, ये आता है। इसमें किसान भाइयों को चाहिए कि इसके नियंत्रण के लिए अगर हम पहले से ही जो हमने बताया कि अगर ग्रीष्मकालीन जुताइयां किए रहेंगे तो बहुत से कीट बीमारियों का नियंत्रण पहले से ही हो जाएगा। सर, जैसे आपने अभी कीटनाशक की बात करी, तो अगर हमारे किसान भाई बहन जो जैविक खाद है अगर उस पर आते हैं तो क्या किसी प्रकार का असर पड़ सकता है हमारी मेंथा की खेती पर? जैविक खादों का प्रयोग हमारे किसान भाइयों को देखिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम रासायनिक खादों पे निर्भर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जमीन का जो हमारा भूमि का कार्बन है वो कम हो रहा है। और कार्बन कम होने से हम चाहे कोई भी फर्टिलाइजर डालेंगे, कोई भी रासायनिक उर्वरक डालेंगे, वो हमारी जमीन उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी। और जब ग्रहण नहीं कर पाएगी तो फसल में वो जो उर्वरक है वो नहीं पहुंच पाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा खेती में, जो खेत में ही पड़ा रहेगा, फसल को नहीं मिलेगा। और वो एक तो नुकसान होगा किसान भाई का, दूसरा जमीन का जो कंडीशन है, जो उसकी दशा है वो खराब होगी। दूसरा, वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास इस तरह से आप छोड़ देंगे वो वायुमंडल में जाएंगे और हमारे स्वास्थ्य पे और हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि मृदा परीक्षण कराकर ही मृदा परीक्षण आप कार्ड बनवा लें, उसका उसमें जो संस्तुत किए गए हों, आपकी जो भी फसल आप बो रहे हों, रबी में, खरीफ में, जायद में, उसी के अनुसार हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो उसमें उर्वरक का प्रयोग करेंगे। और हरी खाद के लिए जब भी आपको मौका मिलता है खेत में जीवाश्म पदार्थ बनाए रखने के लिए हरी खाद अवश्य उगाएं। प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक वर्ष नहीं उगा सकते हैं तो अल्टरनेट वर्ष जरूर उसको कर दें, एक साल छोड़ के। क्योंकि अगर आप हरी खाद करते रहेंगे और गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो आपके ज़मीन की जो कंडीशन है वो अच्छी बनी रहेगी हमेशा। तो ये चाहिए हमारे किसान भाइयों को कि जीवाश्म की जो मात्रा है खेत में बनाए रखें, तभी हमारी फसल अच्छी होगी और हमारी जो फसल का पैदावार है वो अच्छा होगा और हमें और भी ज़्यादा मुनाफा हमारे तभी किसान भाई बहन कमा सकते हैं। और हम तभी अपनी जो हमारी सरकार की मंशा है, हमारे वैज्ञानिकों की मंशा है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने और व्यावसायिक खेती करके, क्योंकि परंपरागत खेती करके हम सिर्फ जीविकोपार्जन कर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक समाज में अच्छे तरह से रहना है और अच्छी आमदनी हमें प्राप्त करनी है तो हमें किसानों का आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर मेंथा की खेती की आवश्यकता क्यों है? इसके बारे में हमारे किसान भाइयों बहनों को कुछ जानकारी दीजिए। जैसे पेपरमेंट के नाम से भी मेंथा को जानते हैं, पेपरमेंट
आप देखते होंगे किसान भाई बहुत ही अभी तो आपको ये तेल के रूप में मिलता है, अभी हमने फसल पैदा की, उसके बाद हमारे किसान भाई ज़्यादातर जो थोड़े से संपन्न किसान हैं वो अपना इसका प्लांट भी लगाते हैं, अपना तेल खुद ही निकालते हैं और तेल निकाल के उसको मार्केट में तुरंत न बेच के थोड़े दिन रोक लेते हैं। अगर थोड़े दिन वो रोक लेते हैं तो उनको जो मार्केट में इसका रेट बहुत अच्छा उनको प्राप्त हो जाता है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो इस फसल को अगर उगा रहे हों तो व्यावसायिक तरीके से देखें और जो भी इसमें मार्केट के हिसाब से, बाजार के हिसाब से अपनी फसल तैयार करें, तभी उनको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। जी सर, जैसे आपने बताया मार्केट के बारे में, तो जो हमारे किसान भाइयों बहनों का जो प्रोडक्ट है उनके पास तैयार रखा है, अगर वो मार्केट में पहुंचाना चाहते हैं, उसे जो हमारा मार्केट है उसमें लाना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, आपके जहां भी आप निवासी होंगे, जिस जिले में होंगे, आपके जिले या ब्लॉक स्तर पर भी मंडियां हैं। हर मंडी पे ये अवेलेबिलिटी है कि आप अपना उत्पाद जो भी चाहे किसी भी फसल से संबंधित हो, उसी तरह से मेंथा के भी आप वहाँ ले जा सकते हैं और अपने जो मेंथा का निकाला हुआ तेल है, जो आपका तैयार प्रोडक्ट है, उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं और उससे आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। सर, किन किन तरीके के जो प्रोडक्ट हैं बनाए जा सकते हैं मेंथा के द्वारा, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इसमें ऐसे तरह के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका जो मेंथाल मिंट के नाम से है, आपकी टॉफ़ी है, आपकी चॉकलेट है, जो इस तरह का है। जहाँ भी आप देखती होंगी रिफ्रेश टाइप का जो टेस्ट आ रहा होता है, पान है, पान में भी पेपरमिंट का यूज़ होता है। हमारे जो किसान भाई पान का प्रयोग करते होंगे, जो लोग इसको खाते होंगे, तो पेपरमिंट का हर जगह, और जो हमारे इस तरह की चीज़ें हैं वो सभी में पेपरमिंट का प्रयोग होता है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो इस मेंथा की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन करें और अपना अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। तो सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप मेंथा की खेती से जुड़े हुए कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, जो मेरा किसानों को सुझाव है कि जो मुख्यतः 2-3 बिंदु हैं कि एक तो समय पे आप किसी भी फसल का जो बुआई है, रोपाई है, समय पे करें, जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा आपको बताया गया है। संस्तुत प्रजातियां जो आपके क्षेत्र के लिए संस्तुत हैं, उन्हीं प्रजातियों का आप चुनाव करें जी। और जब भी आपके पास अगर खरीदने की व्यवस्था नहीं है किसी भी बीज को, तो बीज का उपचार बहुत जरूरी है। बीज उपचार करके आप, या बीज शोधन करके आप बोएंगे या रोपाई करेंगे, तो आपको बहुत से कीट और बीमारियों से बचत मिलेगी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों बहनों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेंथा की खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का आपको पता चला होगा। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। किसान भाइयों और बहनों, अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुछ स्थानों पर सुबह व शाम के समय आसमान में हल्के बादलों का आना जाना जारी रहा। इस बीच लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चलती रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 24 घंटों में मौसम में किसी खास परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। आसमान साफ रहने की संभावना है। किसान भाइयों और बहनों को कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि वे मूंग और उड़द की फसलों की बुआई हेतु किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीजों का संग्रह करें। मूंग की पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32, उड़द की पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, PDU 1 आदि प्रजातियों में से किसी का चयन करें। वर्तमान शुष्क तथा बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान सभी सब्जियों तथा सरसों की फसल में माहों के आक्रमण की निगरानी करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियों के तैयार पौध की रोपाई इस सप्ताह कर सकते हैं, इसलिए ये उपयुक्त समय है। प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। तो किसान भाइयों और बहनों, ये थी आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की महत्वपूर्ण जानकारी। कल फिर भेंट होगी नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज भी याद है वो गुजरती ट्रेन।